चलिए आज हम दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। एक तो मानसून और दूसरा जो होगा वो वन होगा, है ना। लगभग 35 प्रश्न है इस वीडियो में। यहाँ बिहार दरोगा और मद्य निषेध दोनों में ये काम आएगा, क्योंकि दोनों में इन टॉपिक से एक आध प्रश्न। देखिए ये जो प्रश्न आपको दिख रहा होगा ना, ऐसे प्रश्न आते हैं और दरोगा में खास करके ये फंसाने वाला प्रश्न रहता है। ऐसे प्रश्न आ जाएगा तो फंसा ही देगा। तो ऐसे सारे प्रश्नों को, जितने भी प्रश्न हैं, एक से एक प्रश्न लेकर के आया हूँ। सबको इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आज। धैर्य बना करके बने रहिएगा। एक बार मैं फिर कह दूं, जितने भी दरोगा के लिए आपको वीडियोज उपलब्ध करा हूँ, सबका पीडीएफ भी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। और ये पीडीएफ में आपको मिलने वाला है। एनसीईआरटी साइंस भी उपलब्ध है, क्लास 9th और 10th का, ठीक है। क्लास 9th का और 10th का साइंस भी है। और इसके अलावा और भी जितने सब्जेक्ट कराए हैं सबका पीडीएफ लगभग आपको 100 से 150 पीडीएफ उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रुप टेलीग्राम का बना हुआ है, उसमें आपको इनरोल हो जाना है मात्र 99 पेमेंट करके, अगर इच्छुक है पीडीएफ के तो। नहीं तो फ्री में आपको यहाँ तो करा ही रहा हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आ जाइए। पहला प्रश्न कह रहा है, जेट स्ट्रीम किस मंडल से संबंधित है। जेट स्ट्रीम जो है वो किस मंडल से संबंधित है। विकल्प है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल। जेट स्ट्रीम की बात कर रहा है। तो आप जानते हैं कि जेट स्ट्रीम जो है वो सबसे निचला कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल है कि नहीं। सबसे नीचे अगर वायुमंडल की आप बात करोगे तो जहां हम लोग रहते हैं ये सबसे नीचे वाला कौन सा मंडल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षोभ मंडल। तो इसी क्षोभ मंडल में ही जेट स्ट्रीम जो है वो चलता है। सीधा प्रश्न आपसे पूछेगा, आपको सीधा आंसर करना है क्षोभ मंडल, निकल जाना है आगे। आइए, व्यापारिक पवनें किन अक्षांशों के बीच चलती है। व्यापारिक पवनें जो हैं, विकल्प है 10 से 30 डिग्री, 30 से 60 डिग्री, 60 से 90 डिग्री और 10 से 40 डिग्री। व्यापारिक पवनें जो हैं वो 10 से 30 के मध्य चलती हैं। कहीं आपको 5 से 35 भी मिलेगा, कहीं आपको मिलेगा 5 से 35 भी मिलेगा, कहीं 5 से 30 भी मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो 10 से 30 हो। 5 से 35 अगर रहे 10 से 30 के बजाय तो वो भी आप लगा सकते हैं। अभी हमने देखा पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण कहाँ होता है। पश्चिमी विक्षोभ जो है ना, ये भारत का, जब आप देखेंगे भारत का ये जो इधर ये गुजरात वाला ये हिमालयी भाग जब देखेंगे ऐसे, तो पश्चिमी विक्षोभ आती है, एक हिमालय के उधर एक हिमालय के इधर आ जाती है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ जो आ रही है, पूछ रहा है कि ये कहाँ इसका निर्माण होता है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे बढ़ता है ना, तो ये निर्माण कहाँ होता है। बंगाल की खाड़ी में होगा निर्माण, बंगाल की खाड़ी यहाँ है नहीं। अरब सागर में, अरब सागर यहाँ है, अरब सागर में नहीं होगा। प्रशांत महासागर में या तो भूमध्य सागर में होगा। तो प्रशांत महासागर आप देखे हैं, प्रशांत महासागर, फिर बीच में आता है अटलांटिक महासागर, फिर नीचे हिंद महासागर। तो विकल्प के हिसाब से ही अगर आप चलोगे तो भूमध्य सागर यहीं पर तो है। अगर वर्ल्ड का मैप आप देखोगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। देखता हूं, अगर वर्ल्ड का मैप है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक मिनट रुक जाइए, अगर वर्ल्ड मैप हो तो मैं दिखा देता हूं आपको। होगा तब तो, वर्ल्ड मैप अगर हो तो मैं आपको कोशिश करूंगा दिखा दूं। है तो, लेकिन ये है जो चाहिए वो नहीं है मेरे भाई। चलिए कोई बात नहीं, आप फिलहाल इतना जान लीजिए कि इससे चलेगा काम, इससे चलेगा काम। इसमें दर्शाया नहीं गया है, लेकिन इसमें दर्शाया नहीं गया है, लेकिन ये तब भी जान लीजिए, तब भी जान लीजिए आप कह क्या रहा है। बंगाल की खाड़ी तो होगा नहीं, यहीं से आता है ऐसे बट जाता है दो भागों में, है ना। तो ये भूमध्य सागर से आएगा, भूमध्य सागर से ऐसे आएगा, यहाँ से तो प्रशांत महासागर से तो आएगा नहीं, यहीं से आता है और ऐसे आकर दो भागों में बढ़ जाता है। तो यही मैं बताना आपको चाह रहा था।
चलिए, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को राजस्थान में क्या कहते हैं? ये जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, तो मैंने अभी बताया ना कि पश्चिमी विक्षोभ जब आती है तो ये तो दक्षिण भारत हो गया, ये आपको गुजरात हो गया, फिर आपका ये भारत। तो ये जैसे इधर आती है, दो भागों में बढ़ती है, तो ये राजस्थान में भी कुछ वर्षा इससे होती है। यहाँ से वर्षा राजस्थान में होती है, तो राजस्थान में होने वाली वर्षा को पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान में क्या कहा जाता है? और ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि पिछली बार पूछ दिया गया है, राजस्थान से ही रिलेटेड आपसे पूछ दिया गया है पालर पानी। ठीक है, आपसे पूछा गया है, अगर आप दरोगा का एग्जाम देते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको पता होगा, मेरे साथ जुड़े होंगे तब तो बहुत बार बताया हूँ। ये वहाँ बरसात के पानी को कहा जाता है, ठीक ना। ये बरसात का जल होता है, बरसात का जल, वर्षा वाला, खासकर वर्षा का, बरसात नहीं वर्षा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे? यहाँ पर जो कहेंगे वो मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में आता है कि पश्चिमी विक्षोभ में होने वाली वर्षा को राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो राजस्थान में इसको कहा जाता है मावट। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी प्रकार से समझने में? नहीं। चले आ जाए आगे अगले सवाल की ओर। एल नीनो, देखिए ये प्रश्न भी आया है। प्रश्न मतलब हूबहू तो नहीं रहता है, लेकिन कंटेंट आपको यही मिलेगा। ठीक है, एल नीनो के परिणाम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन छांटना है। एल नीनो, आप दो चीज देखिएगा, एक होता है एल नीनो, ठीक है, एक होगा एल नीनो और एक होगा ला नीना। दोनों याद रखिएगा, एक एल होगा एक ला होगा, तो दोनों फंसाता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एक ठंडा है तो एक गर्म है, एक से भारत में वर्षा होती है ज्यादा, एक से भारत में वर्षा कम होती है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एल नीनो के परिणाम के संदर्भ में विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता हो जाती है। एल नीनो के आने से समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता मतलब अनियमित होने लगता है वो। क्या ये कथन सही है? दूसरा कथन, मछलियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। क्या ये कथन सही है? प्लवक की मात्रा, प्लवक ये घास इनका चारा होता है मछलियों का, मात्रा में कमी आ जाती है। जरा सा समझना है सब। एल नीनो का पहले जान लीजिए कि एल नीनो एक गर्म जलधारा है, तो गर्म होता है तो वाष्पन में अनियमितता हो जाता होगा। बिल्कुल सही है, पहला तो सही है, तो कहेंगे पहला कथन सही है। दूसरा कथन देखते हैं, मछलियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ये बताइए, जहां गर्म जल रहेगा तो वहां गर्म जल में आएगा मछली, उसको पकना है। गर्म जल में आएगा तो उसको पक ना जाएगा जी, फिर लोग खाएंगे उसको बिना फ्राई किए, वहीं से उबाल के निकाल के खाएंगे। तो गर्म जल होगा तो मछली तो भाग ही जाएगा। हमने क्या कहा है कि मछलियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है? नहीं, मछलियों की संख्या में ह्रास होता है। ठीक है, कमी आ जाती है, कमी। तो दूसरा विकल्प जो है वो गलत हो। ठीक है, तीसरा विकल्प, प्लवक की मात्रा में कमी आ जाती है। गर्म होने से प्लवक भी कम जाता है, प्लवक कम जाएगा, मछलियों का चारा कम जाएगा, तो आसपास भी मछलियां रहेंगी, वो चारा ही नहीं है तो क्या करेंगी? चली जाएंगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि तीसरा कथन भी सही है कि कमी आ जाती है, प्लवक में कमी आती है, मछली की संख्या में भी कमी आती है, जल वाष्प अधिक हो जाता है, वाष्पन अनियमित हो जाता है। तो हम देख पा रहे हैं कि विकल्प हमारा जो है वो पहला सही है और तीसरा सही है। तो अगर कथन से देखें यहाँ ऑप्शन से, तो केवल 1 और 3 सही। क्लियर? चलिए, एल नीनो की शुरुआत कहाँ होती है? एल नीनो, एल नीनो, आपने पेरू का नाम सुना है ना? पेरू, पेरू लीमा, लीमा। विश्व का नक्शा अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए, ये है विश्व का नक्शा। ठीक है, तो यहां पर देखिए पेरू है ना, ये पेरू, और इसको बड़ा कर दूं क्या? अगर कहिए तो मैं और बड़ा कर देता हूं। चलिए, ये है भैया दक्षिणी अमेरिका, ये है दक्षिण अमेरिका। इसमें आप देखिए मिर्ची जैसा जो है, ये मिर्ची जैसा जो है ना, ये चिल्ली है। चिल्ली मतलब मिर्च होता ही है। ये देश है चिल्ली, बहुत लंबा सा ऐसे।
इसके बगल में आप देखेंगे तो ये पेरू है, पेरू, इसकी राजधानी है लीमा। तो आपसे क्या पूछा है कि यही पेरू के तट पर, यहीं पर ये जो गर्म जल वाला मैं बता रहा था, यहीं पर मामला बनता है। तो यही ये कहाँ है, पैसिफिक ओशियन है ना, यानी कि प्रशांत महासागर है। तो आपने मैप से देख लिया, अब ये है अटलांटिक भैया, ये है हिंद महासागर। अब आपने जब मैप से देख लिया तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। एल नीनो की शुरुआत कहाँ होती है, तो मैंने क्या बताया, प्रशांत पैसिफिक बताया ना। कितना आसान है, अगर आप मैप से देखो तो बहुत आसान हो जाता है। चलिए, एल नीनो के संदर्भ में फिर विचार करना है। इस बार क्या विचार करवाएगा भाई, देखता हूं। आइए, विचार ही तो करना है। यह एक ठंडी जलधारा है। मैंने अभी क्या बताया, एल नीनो गर्म है, गर्म है इसी वजह से मछली टिक नहीं पाता है। तो पहला कथन तो गलत हो जाएगा। तो हम काटना चाहेंगे तो देखिए, पहला कथन गलत, ये काट देंगे, पहला तो बिल्कुल कर देंगे। ये ठंडी दिया है, हमने गर्म बताया। दूसरा, यह गर्म जलधारा, तो दूसरा सही हो जाएगा। तो विकल्प हमारा 2 या बी या सी सही हो सकता है। ये तो होगा नहीं, क्योंकि जब पहला कट गया तो डी भी कट गया। एक एक आपने कथन पढ़ा, आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, ए और डी। बच गया है बी और सी। सी कह रहा है 25 दिसंबर के आसपास उत्पन्न होने के कारण इसे यीशु का शिशु भी कहते हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे ईसा मसीह से रिलेटेड है, इसी दिन उत्पन्न होता है, इसलिए इसको यीशु का शिशु भी कहा जाता है, छोटा बच्चा ना कहा जाता है। तो दूसरा और तीसरा सही है, यानी विकल्प सी सही है। फिर विचार करना है एल नीनो वाला। देखिए, इसके एल नीनो से कह रहा है, एल नीनो के संदर्भ में विचार करना है। इसके आने से पेरू की ठंडी जलधारा का तापमान बढ़ जाता है। एल नीनो का मैंने बता दिया कि जो चिल्ली के ऊपर ऐसे पेरू है, यहाँ पर गर्म जलधारा आ जाता है तो तापमान बढ़ जाता है। पहला कथन तो सही है, तो एक वाला होगा ही होगा, है ना। जिसमें एक नहीं है उसको काट दीजिए। मैं तो कह रहा हूं, एक कथन अगर आपको पता है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया हो इस क्लास के माध्यम से, तो आप आधा ज्यादा कर लेंगे। और ऐसे प्रश्न जब आ जाता है ना, तो बच्चा हो ही जाता है कंफ्यूज कि गर्म था कि ठंडा था। सब बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, धैर्य बनाइए। भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति उत्पन्न हो जाती है। इसकी दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है। देखिए, पूरब से पश्चिम नहीं है इसकी दिशा, इसकी दिशा पश्चिम से पूरब होगी। भारत क्योंकि आएगा ना, ये तो देख रहे हैं पश्चिम से ये पूरब आएगा ही आएगा, तो इसकी दिशा जो होती है ये पश्चिम से पूरब। भारत पर प्रभाव बताया हूं मैं कि इसके आने से भारत पर प्रभाव क्या होता है। अच्छा, नहीं बताया हूं, बता दूंगा। तो देखिए, पहला तो गलत है। अब तीसरा जो है, पहला सही है, सॉरी, पहला सही है, तीसरा गलत है। तो जिसमें 3 है उसको काट दीजिए। तो 3 ये भी गलत, ये भी गलत। तो 1 और 2 सही। भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति उत्पन्न हो जाती है, बिल्कुल सही है, विकृति उत्पन्न होती है। ला नीना कैसे चलता रहा है, ला नीना, देखिए एल नीना का ही उल्टा है ला। अभी गर्मी का मौसम आ गया, गर्मी में आप क्या मतलब किसी से मांगे कि भाई ला, क्या ठंडा बहुत पसंद करेंगे ना। तो बस याद रखना है, ला जब मांगा जाए कि ला, तो याद करिए कि ला मैंने ठंडा मांगा था, ठंडी, बस इतना ही में हो जाएगा क्लियर। ला नीना तो कैसी है, तो ये ठंडी है। उसके विपरीत है ला, जैसे ही बोले ला तो कहिएगा ठंडी ला भाई, ठंडी, ठंडा पियेंगे। एल नीनो के प्रभाव से भारतीय मानसून पर, देखिए गर्म जलधारा है एल नीनो, एल नीनो का प्रभाव होता है तो वर्षा कम जाता है भारत में। ला नीना जब आएगा तो ज्यादा आने से बाढ़ भी आ जाता है भारत में। तो एल नीना से वर्षा कम जाता है। मानसून गर्त क्या है, पूछता है परीक्षा में, मानसून गर्त क्या है। 1 मिनट वेट करें, हाँ ध्यान रखिएगा। मानसून गर्त कह रहा है ना। गर्त मतलब क्या, गर्त मतलब आप समझ भी रहेंगे कि गर्त मतलब गड्ढा, गर्त मतलब गड्ढा, है ना। तो गड्ढा मतलब कि वो निम्न दाब का क्षेत्र हो गया एक तरह से। मानसून गर्त का क्या है तात्पर्य, तो वो निम्न दाब का क्षेत्र है मानसून। चलिए, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम कहाँ पहुंचता है। बहुत अच्छे से देखिएगा इस प्रश्न को, इजी है प्रश्न, ये प्रश्न तो बहुत बार आया भी है। तो अगर आप भारत का नक्शा देखते हो भाई,
आप लोग जानते भी हो कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम कहाँ पहुंचता है, तो वो पहुंचता है आपका अंडमान निकोबार। बहुत लोगों को लगता है कि केरल में। देखो, केरल तट पर तो पढ़ाया जाता है, बचपन से आपको पढ़ाया गया है कि भारत में सबसे पहले मानसून 1 जून को यहाँ पहुंचता है, यही बताया गया है। लेकिन न जाने लोग ये अंडमान निकोबार को क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि ये यहां से जब चलेगा तो भाई नजदीक ये है ना पहले भारत का भाग, तो मान के चलिए यहीं उठा तो यहीं से पहुंच गया या यहां उठा, तो पहले तो ये वाला आएगा ना, विषुवत रेखा के नजदीक तो ये है ना, ये तो दूर है, ये नजदीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अंडमान निकोबार को न जाने क्यों लोग भूल जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो भारत है ही नहीं। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले मानसून कहाँ था भारत में, तो बच्चा मुंह पर रखता है केरल में। अरे अंडमान निकोबार क्यों भूल रहे हो भाई, वो भी भारत का ही भाग है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर विकल्प में दे दिया अंडमान निकोबार तो लपेट देगा। ऐसे ही एक प्रश्न और बनता है, जरा सा मैं आप लोग का ध्यान आकर्षण चाहता हूं। आपसे पूछता है कि भारत की सबसे ज्यादा तटवर्ती किसके पास है, भारत में सबसे ज्यादा तट किसके पास है, ऐसे देगा, या देगा इनमें से सबसे ज्यादा तटवर्ती राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश कौन है, या ना भी देके राज्य केंद्र शासित ना भी देगा, दे देगा गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल और अंडमान, तो मारेंगे लोग गुजरात। अंडमान को भूल जाएंगे कि गुजरात से बहुत ज्यादा तट है अंडमान के पास। ध्यान रखिएगा। वृष्टि छाया क्षेत्र किसे कहते हैं, भारत का अगर दक्षिण पॉइंट देखेंगे तो ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के ठीक इस तरफ पूर्वी भाग में ये जब मानसून जाता है तो ऐसे निकल जाता है, इस तरफ नहीं जा पाता है, इस तरफ वर्षा नहीं होती है। तो अब समझ गए होंगे कि पर्वत के विपरीत दिशा वाला शुष्क क्षेत्र, पर्वत के विपरीत दिशा इधर वाला सूखा क्षेत्र, यही है वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, आइए चलिए। शीत ऋतु में तमिलनाडु में वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है। शीत ऋतु मतलब जाड़ा के मौसम में, जाड़ा के मौसम में तमिलनाडु में वर्षा होता है। ध्यान रखिएगा, जरा सा समझिएगा आप। ये भारत का दक्षिणी पॉइंट, ठीक है, ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर तो हमेशा ही आपको धूप मिलेगा। गर्मी के दिन में सूर्य जो है वो इधर आपका दोलन करता है, जाड़े के दिन में इधर आ जाता है विषुवत रेखा से। अब जाड़े के दिन में यहाँ वर्षा कैसे हो रही है, गर्मी तो इधर इधर है, इधर तो जाड़ा है, तो जाड़े में वर्षा कैसे होती है। देखिए, इधर से जो हवाएं आती हैं नमी लाद करके बंगाल की खाड़ी से ऐसे आती हैं, तो आपने पढ़ा है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिने मुड़ने का प्रयास करती है, फेरल्स लॉ पढ़ा होगा आपने। तो मान के चले कि इधर से हवा चल रहा है, हवा इधर चल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये कहाँ मुड़ना चाहेंगे, ये हमेशा चाहेंगे ऐसे ऐसे दाहिने मुड़ना। और जैसे दाहिने ये मुड़ती हैं तो ये देखिए तमिलनाडु में टकराएंगे और यहाँ वर्षा कराएंगे। तो ये क्या हो गया, उत्तर पूर्वी मानसून। एक तो ये पूरब इलाका है और ये उत्तर इलाका है, इसी कोने से आ रहा है, तो ये उत्तर पूर्वी मानसून हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम ये वाला होता है, क्योंकि दक्षिण ये है, पश्चिम ये है और दक्षिण ये है, तो इस कोने से जो चलता है, जो केरल में टकरवा रहे थे, वो दक्षिण पश्चिम है, आता है वो उत्तर पूर्वी है। तो तमिलनाडु में पूछे तो बताएंगे उत्तर पूर्वी से, जाड़े में इसके विपरीत, और गर्मी में तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून। तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मानसून विच्छेद का क्या तात्पर्य है। मानसून विच्छेद मतलब थोड़ा सा ब्रेक, मानसून वर्षा में अस्थायी विराम, यही है मानसून विच्छेद। भारत में शीतकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है। शीतकालीन मानसून क्या मैं बताया, जाड़ा वाला। तो जाड़ा वाला क्या बताया था मैं, जाड़ा वाला क्या बताया था,
जाड़ा वाला यही बताया ना, उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से। अब जा किधर रहा है, तो उत्तर पूर्व से ये जा रहा है, दक्षिण पश्चिम वाला रहेगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझना होगा आपको, नहीं फंस जाएगा मामला। शीतकालीन मानसून के प्रवाह की, तो शीतकालीन का होगा उत्तर पूर्व से चलेगा और दक्षिण पश्चिम वाला में मिलेगा। तो शीतकालीन मानसून के प्रवाह की जो सामान्य दिशा होगी वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम ही जाएगा ना ऐसे इस कोने पर, समझ गए होंगे आप। भारत में ग्रीष्मकालीन का ठीक उल्टा दक्षिण पश्चिम से ये किधर, उत्तर पूर्व की ओर, यही तो दिशा थी। चलिए, आम्र वर्षा या मैंगो शावर किस क्षेत्र में, आम्र वर्षा केरल में और कर्नाटक में भी मिल जाता है देखने को, तो बी और सी लगाएंगे, केरल कर्नाटक। कर्नाटक ना रहे ऑप्शन, केरल रहे तो खाली केरल ही लगाइएगा। आम्र वर्षा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कह रहा है यह पूर्व मानसूनी वर्षा है। जी हाँ, मानसून के पूर्व ही ये वर्षा होती है, तो ये पूर्व मानसूनी वर्षा कहलाता है, ठीक है। यह आम के पकने में सहायक होता है, मैंगो साबर है ही, आम के पकने में सहायक होता है, ठीक है। मैंगो मतलब आम होता भी है, आम पक। यह मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है, तो आप देख रहे हैं केरल और कर्नाटक दक्षिण भारत का हिस्सा है, तो ये सभी सही हो जाएगा यहाँ। चलिए, फूलों की बौछार या चेरी ब्लॉसम, अभी पूछता है यहाँ से, तो कुछ लोग मणिपुर लगाएंगे, कुछ लोग मेघालय लगाएंगे, बट ध्यान रखिएगा फूलों वाली बौछार यानी चेरी ब्लॉसम जो वर्षा है यह आपके कर्नाटक में होगा, ठीक है। काल बैसाखी जो है ये आपको पश्चिम बंगाल में मिलता है, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में मिलता है, तो पश्चिम बंगाल और असम लगाएंगे। अच्छा सवाल है, पूछता है परीक्षा में, मिलान कराने के लिए दे देगा, काल बैसाखी, आम्र वर्षा, चेरी ब्लॉसम, है ना। भारत में औसतन वार्षिक वर्षा तो 125 सेंटीमीटर, जानते ही हो। आ जाओ आगे भाई। अब आ जाते हैं हम लोग वनों से संबंधित जो भी जानकारियां छोटी मोटी ले लेते हैं। भारत के सर्वाधिक भाग में कौन सा वन है, तो लगभग 40+ आपको मिलने वाला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही। पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार द्वीप पर यानी कि बारिश ज्यादा हो रहा है, तो बारिश ज्यादा हो रहा है तो वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा वर्षा हो रहा है ना। देश के क्षेत्रों में सर्वाधिक कौन सा वन है, सबसे ज्यादा क्षेत्र पर है लगभग आरक्षित वन, आरक्षित वन है, संरक्षित नहीं, संरक्षित दूसरा होता है, प्रोटेक्ट होता है, ये आरक्षित होता है दूसरा, ये सबसे ज्यादा है आरक्षित। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम जो 1980 में लागू हुआ, बी ऑप्शन सही। क्रिकेट स्टंप बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग, देखिए दो प्रश्न पूछता है, एक क्रिकेट का बल्ला पूछता है मतलब बैट, क्रिकेट का क्या पूछता है, बैट, बैट पूछता है तो वो बताते हैं विल्लो की लकड़ी, ठीक है, किसकी, विल्लो की लकड़ी। लेकिन यहाँ क्रिकेट का स्टंप पूछ रहा है तो स्टंप आप बताएंगे एस वुड, एस की लकड़ी से पूछा है ये वाला प्रश्न, बिल्लो की बैट वाला पूछा है बिहार दरोगा में। किस पौधे से तारपीन का तेल, ये भी पूछा प्रश्न है, तो चीड़ से देवदार से नहीं, चीड़ से तारपीन का तेल। बंदूक का जो कुंदा होता है किस लकड़ी से बनाए जाते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बंदूक का कुंदा जो होता है वो अखरोट की लकड़ी से, ध्यान रखिएगा। किस पौधे का इस्तेमाल बीड़ी, उसका पत्तियों का बीड़ी बनाते हैं, बीड़ी जानते ही होंगे, गांव में पहले बुजुर्ग लोग पी रहे थे, हालांकि बीड़ी पीना तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये तेंदू के पत्ते से बनता है बीड़ी, ठीक है। कत्था 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 है ना, कत्था पान कोई खाता हो तो कत्था उसमें देखेंगे, तो कत्था किस वृक्ष की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, तो ये खैर की लकड़ी से मिलता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार स्वतंत्रता कब हुआ भारत में, 1947, इसके बाद राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, 5 साल ऐड करिए तो 1952 ईस्वी में, ठीक। वन संरक्षण अधिनियम कब आया, वन संरक्षण अधिनियम कब आया, तो बता तो दिया 1980। चिपको आंदोलन 1973, 72-73 है 1973, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे हम लोग। चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे सुंदर लाल बहुगुणा, है ना, एस एल बहुगुणा जो थे,
पूछता है इसके प्रणेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में, देहरादून में। चलिए 35 ही प्रश्न थे, 35 प्रश्न थे। कुछ प्रश्न तो सामान्य स्तर के थे, लेकिन एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्नों को अगर आप गलत कर देते हैं, है ना, इजी वाला प्रश्न भी आपको गलत नहीं करना है। ये नहीं कि जटिल पढ़ने के चक्कर में इजी वाला को हम लपेट दें, तो भी गड़बड़ है। आपको समन्वय बना के चलना होगा, कठिन प्रश्नों का प्रयास भी करना होगा, सामान्य प्रश्नों का भी, और उच्च मतलब जटिल प्रश्नों का भी। तीनों को मिला करके चलेंगे तब आपका बेड़ा पार होगा। तो चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट अवश्य करिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।